हेलो एवरीवन, वेलकम टू लर्नर बी। आई एम शिवानी चौहान। इस वीडियो में हम लोग देखेंगे क्लास 10th हिंदी की बुक का चैप्टर 3 साना साना हाथ जोड़ी का पार्ट 2। तो साना साना हाथ जोड़ी का मतलब है छोटे छोटे हाथ जोड़कर हम दुआ करते हैं, इस तरीके का इसका मतलब निकलता है। तो हमने इस चैप्टर का काफ़ी सारा पार्ट इससे पहले के वीडियो में देख लिया था। अब उसके आगे का पार्ट देखते हैं यहाँ से। तो इससे पहले का देख लिया था। इससे पहले चित्रलिखित सी मैं माया और छाया के इस अनूठे खेल को भर भर आंखों देखती जा रही थी। प्रकृति जैसे मुझे सयानी बनाने के लिए जीवन रहस्यों का उद्घाटन करने पर तुली हुई थी। तो जो राइटर हैं वो गैंगटॉक घूमने गई हुई थी, तो वो काफ़ी सारी जगह घूम चुकी हैं। अब वो कहती हैं कि चित्रलिखित सी मैं, मतलब इतनी वो होता है ना कि एक्साइटेड हो जाना या फिर खो जाना। माया जो सच नहीं है, छाया जो कि एक परछाई है, इसके अनूठे खेल को मतलब ये अच्छे से देख रही हैं। प्रकृति जैसे मुझे सयानी यानी कि और ज़्यादा होशियार बनाने के लिए या फिर समझदार बनाने के लिए अपने अलग अलग जो उसके सीक्रेट्स थे उसको बाहर निकाल रही है। धीरे धीरे धुंध की चादर थोड़ी छटी, मतलब धुंध जो कोहरा जैसा कुछ हो रहा था, फॉग हो रहा था, वो हट गया। अब वहाँ पहाड़ नहीं, दो विपरीत दिशाओं से आते छाया पहाड़ थे और थोड़ी देर बाद ही छाया पहाड़ अपने श्रेष्ठतम रूप में मेरे सामने थे। तो छाया पहाड़ यानी कि कोई रियल पहाड़ से उनको नहीं लग रहे थे, पर धीरे धीरे क्या हुआ, बिल्कुल बहुत ही ऊंचाई में बहुत ही ऊंचे ऊंचे पहाड़ उन्हें दिखने लगे। जीप थोड़ी देर के लिए रुकवा दी गई थी। मैंने गर्दन घुमाई, सब ओर जैसे जन्नत बिखर पड़ी थी। तो जीप रुक गई, तो जब इन्होंने इधर उधर देखा राइटर ने, तो ऐसा लग रहा था जैसे जन्नत यानी कि हेवन, स्वर्ग ज़मीन पर हो। नज़रों के छोर तक खूबसूरती ही खूबसूरती, मतलब जहाँ तक इनकी नज़र जाती थी राइटर की, वहाँ मतलब तो लेखिका हैं, फीमेल हैं, जहाँ तक इनकी नज़र जाती थी वहाँ बहुत ज़्यादा सुंदर ही नज़ारा था। अपने को निरंतर दे देने की अनुभूति करवाते पर्वत, झरने, फूलों, घाटियों और वादियों के दुर्लभ नज़ारे। मतलब अपने को निरंतर दे देने की अनुभूति मतलब होता है कि जो उनको फीलिंग हो रही थी, पर्वत, झरने, इतनी अच्छी फीलिंग हो रही थी, ऐसा लग रहा था कि जैसे वही हेवन में हो। कहीं वही कहीं लिखा था थिंक ग्रीन, मतलब हरा सोचो, पर्यावरण के लिए सोचो। आश्चर्य, पल भर में ब्रह्मांड में कितना कुछ घटित हो जाता है। सतत प्रवाहमान झरने, नीचे वेग से बहती तिस्ता नदी, सामने उठती धुंध, ऊपर मंडराते आवारा बादल। तो अब राइटर कह रही हैं कि देखिए, एक सेकंड में ही एक साथ हमारी लाइफ में या फिर इस यूनिवर्स में कितना कुछ चल रहा है। एक तरफ झरना बह रहा है, दूसरी तरफ एक तरफ तो झरना गिर रहा है, दूसरी तरफ तिस्ता नदी बह रही है। फिर ये देखो बादल कैसे घूम रहे हैं, धुंध ऊपर उठ रही है, कितना कुछ एक साथ हो रहा है। मध्यम मध्यम यानी कि हल्के हल्के हवा में हिलोरे लेते प्रियोता और रिडोडेल्डो के फूल, तो फूल भी हवा के साथ झूम रहे हैं। सब अपनी अपनी लय, तान और प्रवाह में बह रहे हैं। चैरवेती चैरवेती और समय के इसी सतत प्रवाह में तिनके सा बहता हमारा वजूद, यानी कि हम। ये चैरवेती का क्या मतलब है, चलते रहो, कि चलते रहो, ये कह रही हैं सारी की सारी चीज़ें। और हमारा वजूद मतलब हम क्या हैं, हमारी पर्सनालिटी या फिर हमारी क्या चीज़ क्या है, अस्तित्व हमारा क्या है इन सब चीज़ों के सामने। पहली बार एहसास हुआ जीवन का आनंद है यही चलायमान सौंदर्य, मतलब जीवन की, हमारी लाइफ की जो ब्यूटी है ना, वो चलते रहने में ही तो है, आगे बढ़ते रहने में। संपूर्णता के उन क्षणों में मन इस बिखरे सौंदर्य से इस कदर एकात्म हो रहा था कि भीतर बाहर की रेखा मिट गई थी। आत्मा की सारी खिड़कियां खुलने लगी थी। मैं सचमुच ईश्वर के निकट थी। तो ये कहती हैं कि इतने खूबसूरत नज़ारे में ऐसा लग रहा था जैसे कि मुझे सब कुछ समझ में आ रहा है और मैं उस परमात्मा के, जिसने इस पूरी सृष्टि का निर्माण किया है, पूरी दुनिया को बनाया है, राइटर को बहुत ही ज़्यादा भगवान के क्लोज फील हो रहा था। सुबह सीखी प्रार्थना, फिर होठों को छूने लगी। सुबह इन्होंने क्या सीखा था, साना साना हाथ जोड़ी, मतलब मैं अपने छोटे छोटे हाथों को जोड़ करके प्रार्थना करती हूँ। तभी वह अतीन्द्रिय संसार खंड खंड हो गया, वह महाभाव सूखी टहनी सा टूट गया। तो जो पूरी दुनिया है, जो इनके अतीन्द्रिय यानी कि इनके जो सेंसेस हैं, वो जैसे एक साथ जुड़ गए या टूट गए, वह महाभाव सूखी टहनी सा टूट गया। तो इतना इनके अंदर स्पिरिचुअल या फिर इतनी अच्छी फीलिंग आ रही थी कि सारे मतलब जो भाव थे वो धीरे धीरे आते जा रहे थे, जाते जा रहे थे। दरअसल मंत्र मुक्त सी मैं तंद्रिल अवस्था में ही थोड़ी दूर तक निकल आई थी कि अचानक पाँव पर ब्रेक सी लगी, जैसे समाधिक्त भाव में नृत्य करती किसी आत्मनील नृत्यांगना
के नूपुर अचानक टूट गए हो। तो ये थोड़ा सा आगे बढ़ गई थी, फिर जैसे कि इनकी नींद खुली हो, जैसे कि मान लो कोई जो डांस कर रही है और बिल्कुल डांस में रम गई है, उसके घुंघरू जैसे टूट गए हो, ऐसा इनको एकदम से फील हुआ, एकदम से होश आया जैसे इन्हें। मैंने देखा कि अद्वितीय सौंदर्य से निरपेक्ष कुछ पहाड़ी औरतें पत्थरों पर बैठी पत्थर तोड़ रही थी। तो इनका एकदम से ये सारी जो फीलिंग्स थी, इससे ध्यान हटा और देखा कि सामने कुछ पहाड़ी औरतें पत्थर तोड़ रही हैं। गुथे आटे सी कोमल काया पर हाथों में कुदाल और हथौड़े, कईयों के पीठ पर बंधी डोको बड़ी टोकरी में बच्चे भी बंधे हुए थे। कुछ कुदाल को भरपूर ताकत के साथ जमीन पर मार रही थी तो औरतें पत्थर तोड़ रही थी। कुछ औरतों के पीठ पर बच्चे बंधे हुए थे, मतलब कितनी मेहनत ये कर रही थी। इतने स्वर्गीय सौंदर्य, नदी, फूलों, वादी और झरनों के बीच भूख, मौत, दैत्य और जिंदा रहने की यह जंग। मतलब देखिए, अगर औरतें पत्थर तोड़ रही हैं तो मतलब वहाँ कितनी गरीबी होगी, या फिर वहाँ पर जीवन कितना मुश्किल होगा। तो आसपास इतनी खूबसूरती थी पर जीवन वहाँ पर काफ़ी मुश्किल था। मातृत्व और श्रम साधना साथ साथ, मातृत्व यानी कि मदरहुड, अपने बच्चे का ध्यान भी रख रही हैं, उनको बच्चे को टोकरी में रखा हुआ है, और श्रम यानी कि मेहनत भी कर रही हैं पत्थर तोड़ के। वहीं पर खड़े BRO, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन के एक कर्मचारी से मैंने पूछा, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन जो बॉर्डर में रोड बनाने का काम करते हैं, उन्होंने उनसे लेखिका ने पूछा, यह क्यों, मतलब यह क्या हो रहा है। उसने चुहलबाजी के अंदाज में बताया, जिन रास्तों से गुजरते हुए आप हिम शिखरों से टक्कर लेने जा रहे हैं, उन्हीं रास्तों को ये पहाड़ी ने चौड़ा बना रही हैं। तो पहाड़ ने जो काम कर रही थी वो रास्तों को चौड़ा बनाने के लिए कर रही थी। बड़ा खतरनाक कार्य होगा यह, मेरे मुंह से अकस्मात निकला। वह संजीदा हो गया, कहने लगा, पिछले महीने तो एक की जान भी चली गई थी। बड़ा दुस्साध्य कार्य है पहाड़ों पर रास्ता बनाना। तो पहाड़ों पर रास्ता बनाने में मतलब काफ़ी दुस्साध्य यानी कि काफ़ी मुश्किल काम है, और काफ़ी इसमें कुछ लोगों की मौत भी हो जाती है। पहले डायनामाइट यानी कि उड़ा दिया जाता था पत्थरों को, इनसे चट्टानों को उड़ा दिया जाता था। फिर बड़े बड़े पत्थरों को तोड़ मोड़ कर एक आकार के छोटे छोटे पत्थरों में बदला जाता है। फिर बड़े से जाले में उन्हें लंबी पट्टी की तरह बिठाकर कटे रास्ते पर बाड़े की तरह लगाया जाता है। ज़रा सी चूक और सीधा पाताल प्रवेश। तो मतलब पहले डायनामाइट से फोड़ते हैं, फिर बड़े पत्थरों को और तोड़ते हैं, फिर सीधी कतारों में लगाते हैं, बट अगर किसी का पैर फिसला तो गहरी खाई में गिर जाती है और मौत हो जाती है। पाताल में सीधा प्रवेश मतलब डेथ। और तभी मुझे ध्यान आया, इन्हीं रास्तों पर एक जगह सिक्किम सरकार का बोर्ड लगा था, जिस पर बड़े बड़े अक्षरों में लिखा था, एवर वंडर्ड हु डिफाइड डेथ टू बिल्ड दीज रोड्स। मतलब आप ताज्जुब करेंगे कि इन रास्तों को बनाने में लोगों ने मौत को झुठलाया है। मतलब जो पहाड़ों के रास्ते होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा मुश्किल होते हैं, तो उनको बनाने के लिए काफ़ी ज़्यादा मेहनत लगती है। एक आगे ये बताती हैं, एकाएक मेरा मानसिक चैनल बदला, मन पीछे घूम गया। इसी तरह एक बार पलामू और गुमला के जंगलों में देखा था, पीठ पर बच्चे को कपड़े से बांधकर पत्तों की तलाश में वन वन डोलती आदिवासी युवतियाँ। तो जैसे कि राइटर यहाँ पर हैं अभी गैंगटॉक में वो देख रही हैं कि किस तरह पहाड़ी औरतें अपने बच्चों को पीठ पर लादे हुए पत्थर तोड़ रही हैं। इसी तरीके से जब ये एक दूसरी जगह पलामू और गुमला में घूमने गई थी तो वहाँ पे भी इसी तरीके से आदिवासी युवतियाँ काम कर रही थी। उन आदिवासी युवतियों के फूले हुए पाँव और इन पत्थर तोड़ती पहाड़िनों के हाथों में पड़े ठांठे, मतलब कुछ गांठें पड़ जाती ना पत्थर तोड़ने की वजह से। एक ही कहानी कह रहे हैं कि आम जिंदगियों की कहानी हर जगह एक सी है, सारी मलाई एक तरफ, सारे आंसू, अभाव, यातना और वंचना एक तरफ। मतलब सारी मलाई का मतलब होता है प्रिविलेजेस। अगर आप अपनी लाइफ को शायद सोचते होंगे कि क्या ही है हमारी लाइफ में, बट आपको पढ़ने की प्रिविलेज मिल रही है, आपको एजुकेशन मिल रही है। ये देखिए, जैसे कि जो पहाड़ी औरतें हैं वो पहाड़ों पे बैठे हुए पत्थर तोड़ रही हैं। उनकी लाइफ में अगर एजुकेशन होती तो शायद उनको ये काम ना करना पड़ता। मतलब बहुत ही ज़्यादा कष्टों की ज़िंदगी होती है। एक जो लोग ट्राइबल एरियाज़ में रह रहे हैं वो कितनी सारी यातनाएं उनको झेलनी पड़ती हैं, मिनिमम वेजेस पे काम करते हैं बहुत कम पैसों में। तो मलाई का मतलब जो है ना यहाँ पे वो प्रिविलेजेस से है कि कितने ज़्यादा प्रिविलेजेस में कोई जी रहा है और कोई कितने अभावों में जी रहा है। आगे,
और तभी मेरी सहयात्री मणि यानी कि जो उनकी साथ कंपेनियन थी राइटर के साथ जो थी, और जितेन मुझे खोजते खोजते वहाँ तक आ गए, क्योंकि राइटर काफ़ी ज़्यादा आगे निकल गई थी, तो इनके जो ड्राइवर हैं उनकी जो साथ के और पैसेंजर्स थे वो इनको ढूंढते हुए आ गए थे। मुझे गमहीन देख जितेन कहने लगा, मैडम ये मेरे देश की आम जनता है, इन्हें तो आप कहीं भी देख लेंगी, आप इन्हें नहीं पहाड़ों की सुंदरता को देखिए जिसके लिए आप इतने पैसे खर्च करके आई हैं। तो इनका जो जितेन था ड्राइवर और गाइड, वो कहता है कि ये तो आम जनता है हमारे देश की, इनका जो दुख है वो तो आप देश में कहीं भी देख सकते हैं, बट यहाँ पहाड़ों पे तो सुंदरता देखने आए हैं ना, उसको देख लीजिए। ये देश की आम जनता नहीं है, जीवन का प्रति संतुलन भी है, ये वेस्ट एट रिपेइंग है। कितना कम लेकर ये समाज को कितना अधिक वापस लौटा देती हैं। मन ही मन सोचा मैंने कि मतलब यार कितना ज़्यादा, कितना उनकी वेजेस, इनके जो पैसा होता है बहुत कम होता है, बट ये समाज के लिए, हमारे देश के लिए कितना ज़्यादा काम करती हैं ये औरतें। हम वापस जीप की ओर मुड़ने लगे। तभी मैंने देखा वे श्रम सुंदरियाँ किसी बात पर इस कदर खिलखिलाकर हंस पड़ी कि जीवन लहला उठा और वह सारा खंडहर ताजमहल बन गया। तो मतलब वो जो खंडहर था, यानी कि राइटर को जो लग रहा था कि इनकी लाइफ में क्या चल रहा है, जब उन्होंने देखा कि ये औरतें कितना खिलखिलाकर हंस रही हैं, तो राइटर को भी बहुत अच्छा लगा। अब आगे का देखते हैं। हम लगातार ऊंचाइयों पर चढ़ते जा रहे थे। जितेन बता रहा था, अब हम हर मोड़ पर हेयर पिन बेट लेंगे और तेज़ी से ऊंचाई पर चढ़ते जाएंगे, मतलब बहुत ही तेज़ मोड़ आएंगे यहाँ पर। हेयर पिन बेट के ठीक पहले एक पड़ाव पर देखा 7-8 वर्ष उम्र की ढेर सारी पहाड़ी बच्चे स्कूल से लौट रहे थे, हमसे लिफ्ट मांग रहे थे। जितेन ने बताया कि हर 3-3.5 किलोमीटर की पहाड़ी चढ़ाई चलकर ये बच्चे स्कूल जाते। तो मतलब देखिए, वहाँ बच्चों को स्कूल जाने के लिए 3 से 3.5 किलोमीटर की चढ़ाई चढ़नी पड़ती है। भाई एलिवेशन, इस तरीके की चढ़ाई पे चढ़ना बहुत मुश्किल काम होता है। क्या स्कूली बस नहीं? मणि के पूछने पर जितेन हंस पड़ा। मैडम यह मैदानी नहीं, पहाड़ी इलाका है। मैदान की तरह यहाँ कोई भी आपको चिकना बर्फीला नहीं मिलेगा। यहाँ जीवन कठोर है। नीचे तराई में ले देकर एक ही स्कूल है, दूर दूर से बच्चे उस स्कूल में जाते हैं और सिर्फ पढ़ते ही नहीं, इनमें से अधिकांश बच्चे शाम के समय अपनी माओं के साथ मवेशियों को चराते हैं, पानी भरते हैं, जंगल से लकड़ियों के भारी भारी गट्ठर ढोते हैं। मैंने खुद भी ढोए हैं। फिर ये बताते हैं कि जो समतल एरिया यानी कि जो प्लेन्स है, वहाँ पर तो लाइफ बहुत ईजी, आराम से बस से स्कूल जाओ, घर आके बच्चों को कुछ काम भी नहीं करना होता। या पहाड़ों पे रहने वाले बच्चे 3-4 किलोमीटर चल करके जाते हैं, बसें तो होती नहीं है, या फिर बसों में पैसा देने के लिए पैसा नहीं होता उन बच्चों के पास। फिर स्कूल से आते हैं अपनी माओं के साथ, फिर जानवरों को चराने जाते हैं, लकड़ियाँ लाते हैं, पानी भरते हैं, बहुत काम करते हैं। खतरा अब धीरे धीरे बढ़ने लगा था। रास्ते और भी संकरे यानी कि पतले होते जा रहे थे। कई बार लगता जैसे रास्तों को इंच टेप से नापकर एक जीप जितना ही चौड़ा बनाया गया है कि ज़रा भी संतुलन बिगड़े, इंच भर भी जीप इधर उधर खिसके तो हम सीधे घाटियों में, मतलब इतनी पतली रोड हो जाती हैं कि अगर हल्की फुल्की सी भी जीप खिसकी तो सीधा घाटियों में। इन रास्तों पर जगह जगह लिखी चेतावनियाँ भी हमें खतरों के प्रति सजग करती हैं। तो चेतावनी लिखी रहती है ना, डेंजर साइंस। सामने ही लिखा था, धीरे चलिए, घर में बच्चे आपका इंतज़ार कर रहे हैं। थोड़ा और आगे बढ़े कि फिर चेतावनी, वी केयर मैन ईटर अराउंड। तो बी केयरफुल, मतलब मैन ईटर्स अराउंड, कि इंसानों को खाने वाले लोग हैं, यानी कि जानवर वानवर हैं, पर हमें नरभक्षी जानवर नहीं, दूध देने वाले याक दिखे, काले काले ढेर सारे याक, पहाड़ों पर गिरती बर्फ से प्राकृतिक ढंग से रक्षा करने वाले घने घने बालों वाले याक। तो याक्स होते हैं ना, जो उनसे ऊन भी बनती है, जिनसे शॉल्स वगैरह बनते हैं, तो वो इनको दिखे। सूरज ढलने लगा था। हमने देखा कुछ पहाड़ी औरतें गायों को चराकर वापस लौट रही थीं। कुछ के सर पर लकड़ियों के भारी भरकम गट्ठर थे। ऊपर आसमान फिर धुंध और बादलों से घिरा हुआ था। उतरती संध्या में जीप अब चाय के बगानों से गुजर रही थी कि फिर एक दृश्य ने मुझे खींचा। नीचे चाय के हरे हरे बगानों में कई युवतियां बोकू पहने, यानी कि पश्चिमी परिधान, जो पश्चिमी ड्रेस है वो पहने हुए कुछ जो लड़कियां थीं वो चाय की पत्तियां तोड़ रही थीं। नदी की तरह उफान लेता उनका यौवन और श्रम से दमकता गुलाबी चेहरा, तो मतलब काफ़ी यंग थी और उनका मेहनत करने से चेहरा जो है चमक रहा था। एक युवती ने चटक लाल रंग का बोकू पहन रखा था, मतलब बोकू असमीज ड्रेस। सघन हरियाली के बीच चटक लाल रंग डूबते सूरज की स्वर्णिम और स्वास्तिक आभा में कुछ इस कदर इंद्रधनुषी झटा बखेर रहा था कि
मंत्रमुग्ध सी मैं खिंच पड़ी। इतना अधिक सौंदर्य मेरे लिए असहाय था। तो मतलब उस एक विमेन की ड्रेस के, लड़की की ड्रेस के बारे में बोलती हैं कि हर तरफ जो है हरियाली थी, उसने रेड कलर की ड्रेस पहनी हुई थी, वो ऐसा लग रहा था जैसे कि सूरज चमक रहा हो। और फिर राइटर कहती हैं कि इतनी खूबसूरती मतलब देख के मेरे से सहन नहीं होती, इतना खूबसूरत वो नज़ारा था। यूमथांग पहुंचने के लिए हमें रात भर लायुंग में पड़ाव लेना था। गगनचुंबी पहाड़ों के तल में सांस लेती एक नन्ही सी शांत बस्ती लायुंग सारी दौड़ धूप से दूर जिंदगी कहाँ निश्चित सो रही थी। तो ये यूमथांग पहुंचना था इन्हें, तो उसके पहले इन्हें लायुंग में रुकना था। तो वहाँ पर बहुत ही शांति थी, बहुत अच्छा लग रहा था। उसी लायुंग में हम ठहरे, तीस्ता नदी के तीर पर बसे लकड़ी के छोटे से घर में। मुंह हाथ धोकर मैं तुरंत ही तीस्ता नदी के किनारे बिखरे पत्थरों पर बैठ गई थी। सामने बहुत ऊपर से बहता झरना नीचे कलकल बहती तीस्ता में मिल रहा था। तो झरना जो है, तीस्ता क्या है, नदी है, झरना तीस्ता नदी में मिल रहा था। मध्यम मध्यम मतलब आराम आराम से हल्की हल्की हवा बह रही थी। पेड़ पौधे झूम रहे थे। गहरे बादलों की परत ने चांद को ढक रखा था। बाहर परिंदे और लोग अपने घरों को लौट रहे थे। वातावरण में अद्भुत शांति थी। तो मतलब ये एनवायरनमेंट को किस तरीके से, शाम का जो माहौल था उसको डिस्क्राइब करने की, हल्की हल्की हवा बह रही थी, चिड़ियाँ और लोग भी अपने घर को वापस पहुंच रहे थे। मंदिरों की घंटियों से घुंघरुओं की झुंझुनाहट सी आंखें अनायास भर आईं। ज्ञान का नन्हा सा बोधिसत्व जैसे भीतर उगने लगा। वहीं सुख शांति और सुकून है जहाँ अखंडित संपूर्णता है। पेड़ पौधे, पशु और आदमी सब अपनी अपनी लय, ताल और गति में है। तो मतलब ये कहती हैं कि जो पहाड़ों का एरिया है वहाँ पे जो एक्चुअली नेचर है ना, पेड़ पौधे, जानवर, इंसान, सब अपनी नेचुरल अवस्था में कह सकते हैं आप रहते हैं। हमारी पीढ़ी ने प्रकृति की इस लय, ताल और गति से खिलवाड़ कर अक्षमय अपराध किया। मतलब हमारी पीढ़ी, जो हमारी जनरेशन है, प्रकृति में कौन रहना चाहता है, फ़ोन में रहना चाहते हैं सब अपने पूरे टाइम, है ना। हिमालय अब मेरे लिए कविता ही नहीं, दर्शन बन गया था। तो मतलब बहुत एंजॉय कर रही थी राइटर। अंधेरा होने के पहले ही किसी प्रकार डगमगाती शिलाओं और पत्थरों से होकर तीस्ता नदी की धार बहने लगी। बहते पानी को अपनी अंजलि से भरा, मतलब हाथ में भरा, तो अतीत भीतर धड़कने लगा। स्मृति में कौंधा। हमारे यहाँ जल को हाथ में लेकर संकल्प किया जाता है। क्या संकल्प करूँ कि जल को जब हाथ में लेते हैं, पानी को हाथ में लेते हैं, तो एक तरह से संकल्प किया जाता है ना। तो कि क्या संकल्प करूँ, मतलब क्या रिजोल्यूशन लूँ। मैं संकल्प की स्थिति में नहीं थी। भीतर थी एक प्रार्थना, एक कमज़ोर व्यक्ति की प्रार्थना। भीतर का सारा हालाहल, सारी तामसिकताएं बह जाएं। इसी बहती धारा में रात धीरे धीरे घिराने लगी। हिमालय ने काला कंबल ओढ़ लिया था। जितेन ने लकड़ी के बने खिलौने से उस छोटे से गेस्ट हाउस में गाने की तेज़ धुन पर जब अपने संगी साथियों के साथ नाचना शुरू किया, तो देखते देखते एक आदिम रात्रि की महक से परियों की कहानी सी मोहक वह रात महक उठी। तो वही मतलब सोच रही थी कि क्या लूँ, प्रण क्या लूँ। तो कहने लगी कि क्या प्रण लूँ, हिमालय मतलब यहाँ पर हूँ, बस कुछ अच्छा सा इनको लग रहा था। फिर हिमालय ने काला कंबल ओढ़ लिया का मतलब है अब रात हो गई थी। जितेन ने लकड़ी के बने खिलौने से उस गेस्ट हाउस में मतलब गाने वाने बजा दिए, नाचना शुरू कर दिया, तो काफ़ी लाइट सा माहौल हो गया। मस्ती और मादकता का ऐसा संक्रमण हुआ कि एक एक कर हम सभी सैलानी गोल गोल घेरा बनाकर नाचने लगे। तो मतलब एकदम से फैल गया वो एन्जॉय वाला मूवमेंट। मेरी 50 वर्षीय सहेली मणि ने कुमारियों को भी मात करते हुए वो जानदार नृत्य प्रस्तुत किया कि हम सब अवाक उसे ही देखते रह गए। कितना आनंद भरा था उसके भीतर, कहाँ से आता था इतना आनंद। तो इनकी फ्रेंड थी 50 साल की, वो मतलब इतना अच्छा उन्होंने डांस किया कि जो एक यंग लड़की भी नहीं कर सकती, और सब लोग उनको देखने लगे। तो राइटर कहती है कि इतना आनंद, इतनी एक्साइटमेंट कहाँ से आई उनके अंदर। लायुंग की सुबह बेहद शांत और सुरम्य। तीस्ता नदी की शांत धारा के समान ही कलकल कर बहती, मतलब बहुत ही अच्छे से बह रही थी। लायुंग की सुबह बहुत अच्छी लग रही थी राइटर को। अधिकतर लोगों की जीविका का साधन पहाड़ी आलू, धान की खेती और दारू का व्यापार। तो जीविका यानी कि जो उनके एम्प्लॉयमेंट या पैसा कमाने का जरिया था वो आलू था, धान यानी कि चावल की खेती, या फिर शराब बेचना। सुबह मैं अकेले ही टहलने निकल गई थी। मैंने उम्मीद की थी कि यहाँ मुझे बर्फ़ मिलेगी, पर अप्रैल के शुरुआती महीने में यहाँ बर्फ़ का कतरा भी नहीं था। यद्यपि हम सी लेवल से
14,000 फीट की ऊंचाई पर थे। मैं बर्फ़ देखने के लिए बेचैन थी। हम मैदानों से आए लोगों के लिए बर्फ़ से ढके पहाड़ किसी जन्नत से कम नहीं। तो ये अप्रैल में थी, बर्फ़ देखना चाहती थी, बट अप्रैल में तो कम ही बर्फ़ देखने को मिलती है ना। मतलब सी लेवल से 14,000 फीट की ऊंचाई पे थी, बहुत ज़्यादा ऊपर। वहीं पर घूमते हुए एक सिक्किमी नवयुवक ने मुझे बताया कि प्रदूषण के चलते स्नोफॉल लगातार कम होती जा रही है, पर यदि मैं कटाव चली जाऊं तो मुझे वहां शर्तिया बर्फ़ मिल जाएगी। तो देखिए स्नोफॉल कम होती जा रही है ना ग्लोबल वार्मिंग की वजह से, पोल्यूशन की वजह से। तो एक इनको सिक्किम के रहने वाला नवयुवक यानी कि एक यंगस्टर बताता है कि अगर आप कटाव जगह है वहाँ चले जाओ तो आपको बर्फ़ मिल जाएगी। कटाव यानी भारत का स्विट्ज़रलैंड। कटाव भारत का स्विट्ज़रलैंड बहुत सारी जगहों को कहते हैं। कटाव जो कि अभी तक टूरिस्ट स्पॉट नहीं बनने के कारण सुर्खियों में नहीं आया था और अपने प्राकृतिक स्वरूप में था। कटाव में लायुंग से 500 फीट ऊंचाई पर था और करीब 2 घंटे का सफ़र। वह नवयुवक मुझसे बतिया रहा था कि उसकी घरवाली अपने छोटे से लकड़ी के घर के बाहर हमें उत्सुकतापूर्वक देख रही थी। तो वो नवयुवक बता रहा था कि 500 फीट की ऊंचाई मतलब और है, 2 घंटे लगेंगे। फिर जैसे ये बात कर रही थी मतलब इस आदमी से उसकी वाइफ देख रही थी उसे, कि तभी गाय ने आकर बाहर थैले में रखा हुआ महुआ गुड़प कर गया। गुड़प कर गया मतलब महुआ जो रखा था थैले में, खाने की चीज़ होती है, उसको खा गई गाय। मीठी झिड़कियां देकर उसने गाय को भगा दिया था। उम्मीद, आवेश और उत्तेजना के साथ अब हमारा सफ़र कटाव की ओर, तो कटाव की तरफ ये लोग अब बढ़ने लगे थे। कटाव का रास्ता और ख़तरनाक था। उस पर धुंध और बारिश, रास्ता बहुत ज़्यादा पतला था और धुंध और बारिश हो रही थी। जितेन लगभग अंदाज से गाड़ी चला रहा था। पहाड़, पेड़, आकाश, घाटियाँ, सब पर बादलों की परत। तो अब ना देखिए वीडियो बड़ी हो गई है, तो ये जो आगे का है ना कटाव का रास्ता, और फिर हाँ नेक्स्ट वीडियो में चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। लाइन टू लाइन पढ़ रहे ना तो इसलिए ज़्यादा टाइम लग रहा है। लाइन टू लाइन पढ़ना ज़रूरी है, बोर्ड्स हैं, है ना। तो आगे का वीडियो हम लोग, आगे का चैप्टर हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। थैंक यू।